जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट 2023 के क्वेश्चन पेपर की डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे हैं हम। और पॉलिटी और हिस्ट्री के क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। इस वीडियो में ज्योग्राफी के क्वेश्चंस देखेंगे। ज्योग्राफी से कन्वेंशनल सवाल आए हैं और कुछ क्वेश्चन टफ नेचर के हैं, बाकी के क्वेश्चन मॉडरेट और ईजी लेवल के देखने को मिलेंगे। तो पहला सवाल देखिए, डेजर्ट जो हैं ये जनरली किन रीजन में आपको देखने को मिलेंगे? क्या इक्वेटोरियल रीजन में यानी 0 डिग्री लैटिट्यूड में, पोलर क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे, या 30 डिग्री लैटिट्यूड के पास, या 65 डिग्री लैटिट्यूड में? दोस्तों, जो वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ द डेजर्ट हैं ये आपको 30 डिग्री लैटिट्यूड्स में देखने को मिलेंगे, 25 to 30 डिग्री में मेनली। तो ये आप देख सकते हैं बोथ हेमिस्फीयर में, यानी नॉर्दर्न और सदर्न दोनों ही हेमिस्फीयर में। तो ये देखिए, मोंटे डेजर्ट, अटाकमा काफ़ी फेमस है, पेरुवियन डेजर्ट है, नामीब डेजर्ट है। और इसी तरीके से अगर हम 30 डिग्री नॉर्थ में देखें तो बहुत सारे डेजर्ट देखने को मिलेंगे। ग्रेट बेसिन डेजर्ट है, मोजावे है, अरेबियन डेजर्ट है, बहुत सारे डेजर्ट हैं। तो इसके पीछे के अगर रीज़न की बात करें तो कई सारे रीज़न है, बट जो सबसे प्रमुख रीज़न है, हमने जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन डिस्कस किया था उस टाइम पे हमने हेडलेस सेल की बात की थी, याद होगा आपको। तो ये रीज़न है। इसके अलावा शुष्क क्षेत्र बनता है, यानी सूखा क्षेत्र बनता है, हवाएं गर्म होती हैं। इन कारणों से भी डेजर्ट्स की संख्या ज़्यादा देखने को मिलती है इन क्षेत्रों में। सो ये चीज़ें एनसीईआरटी में भी हैं और काफ़ी आसानी से आप एलिमिनेट करके भी अंदाज़ा लगा सकते हैं ऐसे सवालों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये साइंस के क्वेश्चन हम साइंस के सेक्शन में डिस्कशन करेंगे इनका। इसी तरीके से ये एनवायरनमेंट के क्वेश्चन है, तो इस वीडियो में फ़िलहाल हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन ही कवर करते हैं। ये सवाल देखिए, अपलिफ्ट मैकेनिज्म जो टेक्स प्लेस होता है कब? जब जो लाइटर वार्म मोस्ट एयर है। लाइटर का मतलब होता है हल्की, वार्म का मतलब वार्म, और मोस्ट एयर यानी जिनमें थोड़ी नमी है। ऐसे एयर की जब मासेस राइज करती हैं और कोल्डर और डेंसर एयर मास से एनकाउंटर करती हैं, तब किस तरह की प्रेसिपिटेशन होती है, यानी किस तरह की बारिश होती है? कन्वेंशनल, फ्रंटल, साइक्लोनिक या ओरोजेनिक? तो ये अलग अलग टाइप्स हैं प्रेसिपिटेशन के। दोस्तों, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी, फ्रंटल प्रेसिपिटेशन है। सो क्लास 11th फिजिकल ज्योग्राफी में चैप्टर 11 में ही हम इन चीज़ों को कवर करेंगे, इसलिए मैं डिटेल में सारे प्रेसिपिटेशन यहाँ पे नहीं कवर करूँगा, बिकॉज बहुत ही जल्द यानी कल या परसों ही हम इसे डिस्कस करने वाले हैं बहुत डिटेल में विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वैसे ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है एसएससी सीपीओ 2017 से, तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे एसएससी से भी इनफैक्ट रिपीटेड देखने को मिल रहे हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम के आप करते हैं तो किस एग्ज़ाम में बेनिफिट मिल जाए ये कहा नहीं जा सकता। तो इन चीज़ों को हम जल्द ही डिस्कस करते हैं। वैसे इसका करेक्ट आंसर फ्रंटल प्रेसिपिटेशन है। तो होता ये है कि जब जो वार्म मोस्ट एयर है ये राइज करती है, कब राइज करती है? जब ये कोल्डर एयर से टकराती है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है स्टैंडिंग क्रॉप के बारे में, तो इन्हें भी हम डिस्कस करते हैं अगेन अपने इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में। दोस्तों, नाउ नेक्स्ट ज्योग्राफी का क्वेश्चन देखिए, ऑस्ट्रिक फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस के बारे में पूछा जा रहा है। तो लैंग्वेज ग्रुप वाले सवाल कई बार पूछे जाते हैं, मैंने कवर भी किया है कई सारे वीडियोस में। तो अगर बात करें ऑस्ट्रिक फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस की, आइए पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। तो कहा जा रहा है कि जो ऑस्ट्रो एशियाटिक सब फैमिली है ऑस्ट्रिक फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस के तहत, इनमें मोन, खमेर और मुंडा ये दो मेन ब्रांचेज ऑफ लैंग्वेजेस देखने को मिलेंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो मुंडा ग्रुप है लैंग्वेजेस का, ये केवल मुंडा ट्राइब के द्वारा बोला जाता है छोटा नागपुर में। तीसरा ऑप्शन ये है कि जो मोन खमेर लैंग्वेज है इनके जो स्पीकर हैं ये नॉन कॉन्टिगुअस एरिया यानी मेघालय प्लेटू और निकोबार आइलैंड में देखने को मिलेंगे। और जो चौथा ऑप्शन है वो ये है कि खासी लैंग्वेज जो मेघालय की है ये भी मोन खमेर ब्रांच से अपना संबंध रखती है। दोस्तों, ऐसे सवाल दिखने में खतरनाक लगते हैं बट असल में ये आसान है, बिकॉज नॉट करेक्ट आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ अगर आप सेकेंड ऑप्शन देखें तो कहा जा रहा है केवल मुंडा ट्राइब के बारे में, लेकिन ये बात गलत है, बिकॉज जो मुंडा ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस इसमें कई सारी लैंग्वेजेस आती हैं। इनफैक्ट कुछ लैंग्वेजेस हैं जो अन्य देशों में, खास करके साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में देखने को मिलेंगी, तो उनका भी ये पार्ट है। इस कारण से हम नहीं कह सकते कि केवल मुंडा ट्राइब के द्वारा कही जाती हैं, तो इस वजह से ये गलत है। और बाकी के ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। मोन, खमेर और मुंडा ये दो मेन ब्रांचेस देखने को मिलेंगी।
इसी तरीके से नॉन कंटिगुअस एरिया जो आपस में साथ में नहीं है वैसे एरियाज़ में भी, यानी जो जोग्राफिकली जुड़े हुए नहीं हैं उन एरियाज़ में भी ये भाषाएं देखने को मिलती हैं। और जो खासी लैंग्वेज की बात करें तो ये भी मोन खमेर ब्रांच का ही पार्ट है। एक जल्दी सेपरेट वीडियो में हम अलग से जो ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस हैं इन पर डिस्कशन कर लेंगे, बिकॉज कई सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। फिलहाल इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है। अगला सवाल देखिए, 2 स्टेटमेंट दिया गया फार्मिंग से संबंधित, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं। पहला स्टेटमेंट ये है कि जो ड्राईलैंड फार्मिंग है ये उन क्षेत्रों में ही है जिनका एनुअल रेनफॉल जो है ये 100 सेंटीमीटर से कम का है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि जो वेटलैंड फार्मिंग है ये उन क्षेत्रों में देखने को मिलता है जिनमें फ्लड और सोयल इरोजन के हजार्ड्स ससेप्टिबल होते हैं। आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ एंड फैक्चुअल है। ह्यूमन ज्योग्राफी एनसीईआरटी यानी क्लास 12 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर 5 लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर वाले चैप्टर का रेफरेंस लेते हैं। सो इस चैप्टर के तहत अगर आप देखें तो ड्राईलैंड फार्मिंग और वेस्टलैंड फार्मिंग के बारे में बताया गया है। देखिए जो ड्राईलैंड फार्मिंग है इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो ये उन क्षेत्रों में ही कन्फाइंड है जिनमें जो सालाना रेनफॉल है ये 75 सेंटीमीटर से कम देखने को मिलती है। और नाम से भी आप समझ सकते हैं ड्राईलैंड फार्मिंग यानी जहाँ बहुत ही कम वर्षा होती है उन क्षेत्रों की फार्मिंग। अब इन क्षेत्रों में क्या उगेंगे आप अंदाज़ा लगाइए, रागी, बाजरा, मूंग, वैसे फसलें जो जिनमें रेन की कम आवश्यकता पड़ती है, यानी जिनमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। अगर वेटलैंड फार्मिंग की बात करें तो जहाँ रेनफॉल एक्सेस में देखने को मिलेगा सॉइल मॉइस्चर में और रेनी सीजन में, तो वैसे रीजन में वेटलैंड फार्मिंग देखने को मिलती है। अब इन क्षेत्रों के साथ ऑब्वियसली फ्लड और सॉइल इरोजन वाले हैजार्ड्स भी जुड़े हुए होंगे बिकॉज वर्षा की मात्रा यहाँ पे ज़्यादा है। और इंटेंसिव क्रॉप जिनमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है वैसी फसलें लगाई जाएंगी, जैसे राइस, जो धान के खेत होते हैं इनमें घुटने तक एटलीस्ट पानी होना ही चाहिए बिकॉज़ यहाँ पे जो राइस है वो एक आप कह सकते हैं बिल्कुल कि एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। इसी तरीके से जूट और शुगर केन में भी बहुत ही ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है जो वेटलैंड फार्मिंग में देखने को मिलती है। सो यहाँ पे आपको ध्यान होगा 100 नहीं बल्कि 75, तो पहला गलत है और दूसरा सही है। तो इस कारण से हमारा करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन बी 2 ओनली। ये टफ क्वेश्चन था बिकॉज ये जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में डाटा है ये बड़ा टफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही आसान सवाल है। लगून लेक के बारे में पूछा जा रहा है, यानी खारे पानी की जो झील होती है। तो सही आंसर यहाँ पे पुलिकट है। पुलिकट किस स्टेट में है ये आप कमेंट करके बताइए, और कोलेरू झील किस स्टेट में है। और अगर आपको कुछ और लेगून लेक्स के नाम याद आते हैं तो उन्हें भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों नाउ नेक्स्ट ज्योग्राफी का क्वेश्चन देखिए, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा जो स्टेट है वो टॉप में है, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार या राजस्थान। सो अगर नेचुरल गैस के रीसेंट डाटा की बात करें तो टॉप 10 स्टेट में सबसे ज़्यादा परसेंटेज राजस्थान और त्रिपुरा में देखने को मिलेगा, 5% रेस्पेक्टिवली। इसके बाद तमिलनाडु में, गुजरात में, इन स्टेट्स में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, राजस्थान। और इनमें से आपको ऑप्शन में से बताना था, टॉप नहीं बताना था। तो ऑप्शन में से जब बताना रहता है तो कोई ज़रूरी नहीं ये फर्स्ट पे आए, सेकंड पे भी स्टेट आ सकते हैं, थर्ड पे भी आ सकते हैं, इन ऑप्शन में से देखना होता है। तो मध्य प्रदेश में तो 2% है, बट राजस्थान में अप्रोक्स 5% देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिवर वैलीज़ के बारे में यानी नदी घाटियों के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। कुल्लू वैली जो है ये एक स्ट्राइक वैली का उदाहरण है, कांगड़ा वैली जो है ये एक ट्रांसवर्स वैली का उदाहरण है, और जो नर्मदा है ये रिफ्ट वैली में बहती है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको चुनना है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में जो कांगड़ा वैली है ये एक तरीके की स्ट्राइक वैली है और एक्सटेंड करती है फुट ऑफ द धौलाधार रेंज से ब्यास के साउथ में। जबकि अगर हम कुल्लू वैली की बात करें तो कुल्लू वैली जो है ये रावी के अपर कोर्स में है और ट्रांसवर्स वैली है। इन दोनों के बीच क्या फ़र्क है इसे समझ लेते हैं, स्ट्राइक वैली और ट्रांसवर्स वैली के बीच। तो एक ऐसी वैली, एक ऐसी घाटी जो कि परपेंडिकुलर होती है किसके, तो स्लोप के या फिर पैरेलल के, रीज के पैरेलल के, तो ये कहलाती है लॉन्गिट्यूडनल वैली, या फिर इसे आप ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल वैली कह सकते हैं या फिर स्ट्राइक वैली कह सकते हैं।
जबकि इसके विपरीत अगर हम ट्रांसवर्स वैली की बात करें तो ये पैरेलल देखने को मिलेगी, किसके, स्लोप के। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर देखने को मिलेगी और यहाँ पे पैरेलल देखने को मिलेगी। तो यही दोनों के बीच फ़र्क है। सो ये इमेज देखिए और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए ये परपेंडिकुलर है और ये देखिए पैरेलल देखने को मिलेगा। तो कुल्लू वैली जो है ये एक तरीके की ट्रांसवर्स वैली है, जबकि कांगड़ा वैली है स्ट्राइक वैली है। तो ये इंटरचेंज कर दिया गया और ये एक बहुत कॉमन तरीका है क्वेश्चंस को फ्रेम करने का, खास करके यूपीएससी के द्वारा। ये दोनों बातें इंटरचेंज इसलिए गलत हैं, तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। और ये थोड़ा टफ नेचर का क्वेश्चन था, ज्योग्राफी ऑप्शनल वालों के लिए तो सरल है, बट नॉर्मल अगर आप देखें तो एनसीईआरटी में डायरेक्टली देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन ये एक बेहद आसान सवाल है। कुमायूं हिमालय के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण किया जाता है। तो ये मैप आपने ज़रूर देखा होगा, एनसीईआरटी में भी है। जब नदियों के आधार पर जो रीजनल डिवीज़न होता है हिमालयन का, तो उस टाइम पे कुमाऊं हिमालय आप देख सकते हैं। इस तरीके से नेपाल हिमालय भी है और अन्य दो भी हैं, और इनके डिटेल्स आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। वैसे तो हम कवर करेंगे ही ऑब्वियसली ज्योग्राफी वाले लेक्चर्स में। तो आप बताइए कि जो 4 कैटेगरीज यहाँ पे रीजनल डिवीज़न है, इनके चारों में कौन कौन सी नदियों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है फिर? ऑप्शन बी, सतलज और काली रिवर। ऑप्शन बी सही है। इन दोनों के बीच कुमायूं हिमालय देखने को मिलेगा। ये सवाल भी कई बार एग्जाम्स में रिपीट किया गया। आई थिंक रिसेंटली सीडीएस में भी पूछा गया था। लिटिल अंडमान को ग्रेट अंडमान से कौन सेपरेट करता है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, डंकन पैसेज। बाकी के 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, इन पर हम जल्द ही डिस्कशन करते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे इकट्ठे एक साथ सॉल्व कर लेंगे। और इंडियन ज्योग्राफी वाले लेसन्स में तो हम कवर करेंगे ही। ये इन्वायरमेंट के क्वेश्चन हैं, प्रोटोकॉल वाले क्वेश्चन हम देख लेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए, कृष्णा नदी की सहायक नदी के बारे में पूछा जा रहा है, लेकिन ऑप्शन थोड़े डिफिकल्ट से हैं। हारंगी, हिरन, पूर्णा और मुन्नेरू। पूर्णा तो अगेन आपने सुना होगा, एनसीईआरटीज़ के अंदर है। बाकी एनसीईआरटीज़ के अंदर आपको डायरेक्टली नहीं देखने को मिलेंगे। सो अगर बात करें हारंगी रिवर की, तो ये कावेरी की सहायक है। हिरन रिवर की बात करें तो नर्मदा की। पूर्णा नाम की 2 नदियां हैं, एक तो गोदावरी की सहायक हैं और दूसरी तापी की। मुन्नेरू इसका सही जवाब है, बिकॉज कृष्णा की ट्रिब्यूटरी मुन्नेरू रिवर है। तो इस कारण से ऑप्शन डी सही है। और ये आपका होमवर्क है कि कृष्णा रिवर के बाकी ट्रिब्यूटरीज का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखें या फिर अपनी कॉपी में लिखें। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लाइमेटोलॉजी पर ये आप मॉडरेट टू टफ लेवल का सवाल कह सकते हैं। साउथ वेस्ट मानसून के बारे में ब्रेक्स पर आपको बताना है कि कौन कौन सी बातें सही है। नॉर्दर्न इंडिया की अगर बात करें तो जो रेन्स हैं ये लाइकली टू फेल होते हैं अगर जो रेन बियरिंग स्टॉर्म है ये फ्रीक्वेंट नहीं होते अलोंग द मानसून ट्रफ। इसी तरीके से अगर वेस्ट कोस्ट में हम देखें तो जो ड्राई स्पेल्स हैं ये अकर करते हैं जब विंड जो है ये पैरेलल ब्लो करती है कोस्ट के। दोस्तों ये क्लास 9 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी है, यूनिट 3 क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड सॉइल का जो चौथा चैप्टर है क्लाइमेट के नाम से। ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई सारे सवाल यहाँ से पूछे गए हैं और क्लाइमेटोलॉजी को समझने के लिए ये सबसे बेहतरीन चैप्टर्स में से एक है। इसी चैप्टर के अगर अंदर आप देखें तो ब्रेक इन द मॉनसून की बात की गई है पेज नंबर 40 में। तो देखिए जब साउथ वेस्ट मॉनसून का टाइम पीरियड होता है इसके बाद हैवी कुछ रेन कुछ दिनों तक देखने को मिलता है, और अगर ये रेन फेल करती है अकर करना 1 या 2 सप्ताह के भीतर तो इसे ब्रेक इन द मॉनसून कहा जाता है। अब ये जो दिन होते हैं ये क्वाइट कॉमन देखने को मिलते हैं रेनी सीजन में, और ये जो ब्रेक हैं ये अलग अलग कारणों से होते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। कौन कौन से कारण हैं? जैसे अगर हम नॉर्दर्न इंडिया की बात करें तो जो रेन्स हैं ये लाइकली टू फेल यानी जनरली फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो रेन बियरिंग स्टॉर्म है ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं देखने को मिलता मॉनसून ट्रेफ के अलोंग। इसी तरीके से अगर वेस्टर्न कोस्ट की हम बात करें तो जो ड्राई स्पेल्स हैं ये देखने को मिलते हैं जब विंड ब्लो करती है पैरेलल, क्योंकि विंड जब पैरेलल ब्लो कर जाएगी तो फिर जो प्रेसिपिटेशन है ये नहीं हो पाएगा। सो अभी हमने देखा कि ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं ये वर्बेटिम 9th एनसीईआरटी से देखने को मिल रहा है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस स्टेट में सबसे बड़ा एरिया रेवाइंस का देखने को मिलेगा? रेवाइंस क्या होती है? बैड लैंड टोपोग्राफी होती है, जिसे हिंदी में बीहड़ कहते हैं। बीहड़ वाले क्षेत्र जो जिनमें बेसिकली बहुत ही स्टीप वैलीज देखने को मिलेगी।
सो रीसेंट डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें रेवाइन डिस्ट्रीब्यूशन की, तो उत्तर प्रदेश में ये लगभग 12 लाख हेक्टेयर देखने को मिलेगा और सेकंड में आता है मध्य प्रदेश। तो कंफ्यूज नहीं करना है आपको, क्योंकि जब भी बात आती है रेवाइंस की तो चंबल वैलीज़ का नाम आता है, बट उत्तर प्रदेश इसका सही जवाब है, बिकॉज यहाँ पे एरिया वाइज आपसे पूछा जा रहा है। तो सही आंसर क्या है हमारा? उत्तर प्रदेश। वैसे भी मध्य प्रदेश ऑप्शन में था भी नहीं। ये तो इन्वायरमेंट वाले क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर वाले सवाल हम अलग से कवर करते हैं। सो इतना ही ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में था। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। और ये भी बताइए कि जो साउथ अमेरिका कंटिनेंट है, इनमें और एक कौन सा देश है जो लैंडलॉक्ड है? टोटल 2 लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। उन दोनों के नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखें और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आप लिख सकते हैं। सो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। जल्द ही मिलते हैं एक नई एनालिसिस के साथ नए सब्जेक्ट में। धन्यवाद।